अब हम द वेस्ट लैंड का फिफ्थ पार्ट समझेंगे जिसका नाम है व्हाट द थंडर सैड। पसीने से तर चेहरे पर मशाल की लाल रोशनी पड़ने के बाद। इसे ऐसे समझो जैसे अंधेरी रात में कुछ लोग मशाल लेकर चल रहे हैं और उनकी गर्मी और मेहनत से भीगे हुए चेहरे पर उस मशाल की लाल रंग की रोशनी चमक रही है। जैसे किसी शांत बगीचे में अचानक से ठंड बढ़ जाए और सब कुछ एकदम शांत हो जाए, मानो बर्फ ने हर आवाज़ को सोख लिया हो। कल्पना करो कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे पत्थर हों, वहाँ लोगों को बहुत दुख और परेशानी झेलनी पड़ती हो। चिल्लाना और रोना, यह उस समय की बात कर रहा है जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और दुख के मारे चिल्ला रहे हो और रो रहे हो। जेल और महल और गूंज, यह दिखाता है कि दुख और परेशानी हर जगह है, चाहे वह जेल हो या महल, और उसकी आवाज़ हर जगह गूंज रही है। दूर के पहाड़ों पर वसंत की गरज की आवाज़, जैसे दूर पहाड़ों से वसंत की पहली गरज सुनाई दे जो एक नए बल बदलाव या उम्मीद की आहट हो सकती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की बातचीत हो रही है, यानी वह जो कभी जीवित था अब मर चुका है। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो पहले जिंदा था लेकिन अब नहीं है, शायद किसी दुर्घटना के कारण। हम जो अभी जीवित थे अब मर रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहाँ जो लोग पहले जी रहे थे अब वे धीरे धीरे मर रहे हैं, शायद किसी बीमारी या मुश्किल हालात की वजह से। थोड़े से धैर्य के साथ यह एक उम्मीद की किरण दिखाता है कि शायद थोड़ी शांति और सब्र रखने से हालात बदल सकते हैं या दुख कम हो सकता है। संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक ऐसे समय का वर्णन करती है जब दुख, परेशानी और मौत का माहौल है। मशाल की लाल रोशनी, बर्फीली शांति, दर्द भरी जगहें, लोगों का चिल्लाना और रोना, ये सब एक मुश्किल और भयानक स्थिति को दिखाता है। जेल और महल दोनों ही एक दुख से अछूते नहीं हैं। दूर पहाड़ों से वसंत की गरज एक हल्की सी उम्मीद जगाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कभी जीवित थे वे अब मर रहे हैं। इस मुश्किल समय में थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है, शायद इसी से कुछ बेहतर हो सके। यहाँ पानी नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। पत्थर और पानी नहीं, और साथ में रेतीला रास्ता है। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो पत्थरों से भरा है और उस रास्ते पर रेत भी बहुत है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। यह रास्ता पहाड़ों के बीच ऊपर की ओर घूमता हुआ जा रहा है, जैसे कोई सांप बल खाता हुआ चलता है। वैसे ही यह रास्ता पहाड़ों के ऊपर और नीचे मुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये ऐसे पहाड़ हैं जो सिर्फ पत्थरों के बने हैं और जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। सोचो कितने सूखे और वीरान होंगे ये पहाड़ जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। अगर यहाँ पानी होता तो हम रुककर ज़रूर पीते। जब हम कहीं थके हारे जाते हैं और पानी दिखाई देता है तो हम रुककर अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी इच्छा हो रही है कि कहीं पानी मिल जाए। इन पत्थरों के बीच में कोई रुक नहीं सकता और न ही कुछ सोच सकता है। यह जगह इतनी मुश्किल और सुविधाजनक है कि यहाँ ठहरना और कुछ विचार करना भी मुश्किल है। पसीना सूख गया है और पैर रेत में धंस रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि शरीर का पसीना भी सूख गया है और चलने में रेत पैरों को परेशान कर रही है। काश इस पत्थरों के बीच कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए। यह एक गहरी इच्छा है कि इस मुश्किल जगह पर थोड़ी राहत मिल जाए। यह पहाड़ का सूखा और वीराना मुख है, जैसे किसी के सड़े हुए दांत हो जिनसे थूक भी नहीं निकल रहा।
पहाड़ को एक ऐसे मुंह की तरह बताया गया है जो एकदम सूखा और बेजान हो। यहाँ न तो कोई खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है और ना ही बैठ सकता है। यह जगह इतनी असुविधाजनक है कि किसी भी तरह से आराम करना मुमकिन नहीं है। पहाड़ों में शांति भी नहीं है। अक्सर पहाड़ों में शांति महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर वह भी गायब है। शायद किसी तरह की बेचैनी या तनाव का माहौल है। यहाँ सूखी और बंजर गरज है, बिना बारिश के, जैसे बादल गरज रहे हो लेकिन बारिश की एक बूंद भी न बरसे। यह निराशा और खालीपन का प्रतीक है। पहाड़ों में अकेलापन भी नहीं है। शायद यहाँ इतनी परेशानी और बेचैनी है कि अकेलेपन का सुकून भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन लाल और उदास चेहरे उपहास कर रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। यह शायद उन लोगों की बात हो रही है जो इस मुश्किल परिस्थिति में भी गुस्से और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। मिट्टी से बने और फटी हुई दीवारों वाले घरों के दरवाज़ों से यह शायद उन गरीब और परेशान लोगों की ओर इशारा कर रहा है जो ऐसी मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। अगर कहीं पानी होता। यह पंक्ति फिर से पानी की गहरी ज़रूरत और इच्छा को व्यक्त करती है। संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक ऐसी जगह का वर्णन करती है जो बहुत ही सूखी, पथरीली और मुश्किल है। यहाँ पानी की बहुत कमी है, आराम करना मुश्किल है और एक निराशाजनक माहौल है। लोग परेशान और उदास हैं और उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। और कोई पत्थर नहीं। पिछली पंक्तियों में पत्थरों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अब पत्थर नहीं है। अगर पत्थर होते, यह एक कल्पना है कि अगर वहाँ पत्थर होते तो कैसा होता। और पानी भी, यह भी एक इच्छा है कि अगर वहाँ पत्थर के साथ पानी भी होता। और पानी, यह पानी की ज़रूरत और महत्व को फिर से दिखाता है। एक झरना, कल्पना करो कि कहीं एक छोटा सा झरना बह रहा हो। पत्थरों के बीच एक तालाब, सोचो कि पत्थरों के बीच में थोड़ा सा पानी इकट्ठा होकर एक छोटा सा तालाब बन गया हो। अगर सिर्फ पानी की आवाज़ ही होती, यह इच्छा है कि वहाँ दूसरी परेशान करने वाली आवाज़ें न हो, सिर्फ पानी की मधुर ध्वनि सुनाई दे। झींगुर नहीं, झींगुर एक कीड़ा होता है जो तेज़ आवाज़ करता है। कभी चाहता है कि उसकी आवाज़ ना हो। और सूखी घास का गाना, सूखी घास की आवाज़ यहाँ शायद किसी तरह की बेजान या कर्कश आवाज़ को दर्शाता है। लेकिन पत्थर के ऊपर से बहते पानी की आवाज़, यह एक सुकून देने वाली और अच्छी लगने वाली आवाज़ है। जहाँ देवदार के पेड़ों में एक शांत गाने वाली चिड़िया गाती है। यह एक शांत और सुंदर जगह की कल्पना है जहाँ चिड़िया मधुर गाती है। ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप, यह पानी की बूंदों के गिरने की आवाज़ है जो शांति और सुकून देती है। लेकिन वहाँ पानी नहीं है। यह एक दुखद सच्चाई है कि जो कुछ भी कल्पना की जा रही है वह हकीकत में नहीं है। पानी की कमी अभी भी बनी हुई है। संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक ऐसी जगह की कल्पना करती है जहाँ पत्थर के साथ पानी भी हो, झरने और छोटे तालाब हो। कभी चाहता है कि वहाँ सिर्फ पानी की मधुर आवाज़ सुनाई दे, न कि झींगुर या सूखी घास की आवाज़, ना कि झिंगुर या सूखी घास की बेजान आवाज़ें। वह एक ऐसी जगह की कल्पना करता है जहाँ देवदार के पेड़ों में शांत चिड़िया गाती है और पानी की बूंदें टपकती है। लेकिन आखिर में यह दुखद सच्चाई सामने आती है कि हकीकत में वहाँ पानी नहीं है। यह पंक्तियाँ पानी की गहरी इच्छा और उसकी कमी से होने वाली निराशा को दिखाती है। वह तीसरा कौन है जो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है? यह एक सवाल है जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जो हमेशा साथ दिखता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जब मैं गिनता हूँ तो हम सिर्फ तुम और मैं साथ में होते हैं। जब कोई गिनता है तो उसे सिर्फ दो लोग ही दिखाई देते हैं, वह खुद और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ वह है। लेकिन जब मैं आगे सफ़ेद सड़क पर देखता हूँ, जब वे आगे बढ़ते हुए सफ़ेद रास्ते पर नज़र डालते हैं, हमेशा एक और व्यक्ति तुम्हारे बगल में चल रहा होता है। उन्हें हमेशा एक तीसरा व्यक्ति अपने साथ चलता हुआ महसूस होता है, भले ही गिनती में सिर्फ दो ही हो।
भूरे रंग के लबादे में लिपटा हुआ, सिर पर टोपी डाले हुए सरकता हुआ वह तीसरा व्यक्ति ऐसा दिखता है जैसे उसने भूरे रंग का ढीला लबादा पहना हो और अपने सिर को टोपी से ढका हो, और वह धीरे धीरे बिना आवाज़ किए चल रहा हो। मैं नहीं जानता कि वह एक आदमी है या एक औरत। देखने वाला यह पहचान नहीं पाता कि वह तीसरा व्यक्ति पुरुष है या महिला। लेकिन वह तुम्हारे दूसरी तरफ कौन है? यह सवाल फिर से उस रहस्यमय तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जो हमेशा साथ में चलता हुआ महसूस होता है। तो संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक ऐसे अनुभव को बताती है जहाँ दो लोग साथ चल रहे हैं, लेकिन महसूस होता है कि उनके साथ हमेशा कोई तीसरा भी है। जब वे गिनते हैं तो सिर्फ दो ही दिखते हैं, लेकिन आगे रास्ते पर देखने पर हमेशा एक तीसरा व्यक्ति उनके बगल में चलता हुआ महसूस होता है। वह भूरे लबादे और टोपी में लिपटा हुआ है और धीरे धीरे चलता है। देखने वाला यह नहीं पहचान पाता कि वह आदमी है या औरत, और वह हैरान है कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है जो हमेशा उनके साथ है। यह पंक्ति एक रहस्य और अनिश्चितता का भाव पैदा करती है। वह कौन सी आवाज़ है जो हवा में ऊंची सुनाई दे रही है? यह एक सवाल है जो किसी दूर से आ रही रहस्यमय आवाज़ के बारे में पूछा जा रहा है। माँ के विलाप की धीमी आवाज़। वह ऊंची आवाज़ शायद किसी माँ के दुख भरे रोने या कराने की धीमी ध्वनि है। वे कौन है जो सिर पर टोपी डाले हुए झुंड में घूम रहे हैं? यह सवाल उन बहुत सारे लोगों के बारे में है जिन्होंने अपने सिर ढके हुए हैं और जो एक साथ बड़ी संख्या में इधर उधर जा रहे हैं, जैसे मधुमक्खियों का झुंड। अंतहीन मैदानों पर, फटी हुई धरती पर लड़खड़ाते हुए वे लोग ऐसे विशाल मैदानों पर चल रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं दिखती, और ज़मीन सूखी और फटी हुई है जिससे उन्हें चलने में परेशानी हो रही है। केवल सपाट क्षितिज से घिरे हुए उन मैदानों के चारों ओर सिर्फ सीधी रेखा में दिखने वाला आकाश और धरती का मिलन है, और कुछ नहीं। पहाड़ों के ऊपर वह कौन सा शहर है? यह एक और सवाल है जो दूर पहाड़ों के ऊपर किसी शहर के बारे में पूछा जा रहा है जिसे शायद देखा जा रहा है या जिसकी चर्चा हो रही है। संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक रहस्यमयी और दुखद दृश्य प्रस्तुत करती है। हवा में एक माँ के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सिर ढके हुए हैं अंतरहीन और सूखी फटी हुई धरती पर लड़खड़ाते हुए घूम रहे हैं, और उनके चारों ओर सिर्फ सपाट क्षितिज है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि पहाड़ों के ऊपर कौन सा शहर है? यह पंक्ति एक उदासी, परेशानी और अनिश्चितता का माहौल बनाती है। बैंगनी रंग की हवा में दरारें और सुधार और धमाके। कल्पना करो कि आसमान में जो हल्का बैंगनी रंग का दिख रहा है, अचानक दरारें पड़ने लगती है, फिर कुछ बदलाव या सुधार होता है, और फिर तेज धमाके होते हैं। यह किसी बड़े उथल पुथल या विनाश का दृश्य हो सकता है। गिरते हुए मीनार। सोचो कि ऊंची ऊंची इमारतें या मीनारें अचानक गिरने लगी हैं। यह किसी शहर या सभ्यता के नष्ट होने का चित्र हो सकता है। जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, यह 3 पुराने और महत्वपूर्ण शहरों के नाम हैं। जेरूसलम धर्म के लिए, एथेंस ज्ञान और दर्शन के लिए, और अलेक्जेंड्रिया व्यापार और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। इन नामों का एक साथ आना शायद पुरानी महान सभ्यताओं के पतन की बात कर रहा है। वियना, लंदन, यह 2 और महत्वपूर्ण आधुनिक शहरों के नाम हैं। वियना कला और संगीत के लिए और लंदन व्यापार और राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इन नामों को पिछली पंक्ति के साथ रखने से लगता है कि शायद आधुनिक सभ्यता भी खतरे में है। वास्तविक, यह शब्द बताता है कि अवास्तविक, अनरियल, यह शब्द बताता है कि कुछ भी ऊपर कहा गया है वह शायद सच नहीं लग रहा है, जैसे कोई सपना या कल्पना हो। यह विशाल और पतन का दृश्य इतना भयानक है कि विश्वास करना मुश्किल है कि यह सच हो सकता है।
तो संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक ऐसे दृश्य को दिखाती है जहाँ आसमान में अजीब घटनाएं हो रही है, जैसे दरारें पड़ना और धमाके होना, ऊंची इमारतें गिर रही है, पुराने और नए महत्वपूर्ण शहरों के नाम एक साथ लिए गए हैं जो शायद सभ्यताओं के नष्ट होने की बात कर रहे हैं, और अंत में यह सब कुछ अवास्तविक लगता है, जैसे कोई भयानक सपना हो। यह पंक्तियाँ विनाश, अस्थिरता और वास्तविकता से दूर होने का भाव पैदा करती हैं। एक औरत ने अपने लंबे काले बालों को खींचकर कसा। सोचो, एक औरत बैठी है और अपने लंबे बालों को अपने हाथों से पकड़कर सीधा सीधा और तान रही है, और उन तारों पर फुसफुसाती हुई संगीत बजाया। ऐसा लगता है जैसे वह अपने कसे हुए बालों को किसी वाद्य यंत्र के तारों की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन पर धीरे धीरे ऐसी आवाज़ें निकाल रही है जो फुसफुसाहट जैसी लगती है, कोई धीमी और रहस्यमय संगीत। और छोटे बच्चे के चेहरे वाले चमगादड़ बैंगनी रोशनी में, कल्पना करो कि बैंगनी रंग की हल्की रोशनी में कुछ चमगादड़ उड़ रहे हैं जिनके चेहरे छोटे बच्चों जैसे दिखते हैं, जो थोड़ा अजीब और डरावना लग सकता है। सीटी बजाई और अपने पंख फड़फड़ाए। वे चमगादड़ सीटी जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं और अपने पंखों को तेजी से हिला रहे हैं, और एक काली पड़ी दीवार पर सिर नीचे करके रेंगते हुए उतरे। सोचो कि कोई दीवार पूरी तरह से काली हो गई है और उस पर कोई सिर नीचे करके धीरे धीरे नीचे की ओर रेंग रहा है, और हवा में उल्टे लटके हुए थे मीनार। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऊंची इमारतें या मीनार हवा में उल्टी दिशा में तैर रही है, जो एक असामान्य और भ्रमित करने वाला दृश्य है। याद दिलाने वाली घंटियां बज रही थी जो समय बताती थी। कुछ पुरानी घंटियां बज रही है जिनकी आवाज़ें अतीत की याद दिलाती है, और ऐसा लगता है कि वे अभी भी समय का हिसाब रख रही हैं। और खाली हौज़ों और सूखे कुओं से आवाज़ गा रही थी। कल्पना करो कि पानी के बिना खाली पड़े हौज़ों और सूखे कुओं से गाने की आवाज़ आ रही है, जो थोड़ी भूतिया और अजीब लग सकती है। संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक अजीब और रहस्यमय दृश्य बनाती है। एक औरत अपने बालों से धीमी संगीत बजा रही है, बच्चे के चेहरे वाले चमगादड़ बैंगनी रोशनी में उड़ रहे हैं, कोई काली दीवार पर उल्टा रेंग रहा है और मीनारें हवा में उल्टी लटकी हुई है। पुरानी घंटियां बज रही है और खाली जगहों में गाने की आवाज़ें आ रही है। यह सब मिलकर एक अवास्तविक और परेशान करने वाला माहौल बनाता है। पहाड़ों के बीच इस सड़ी हुई जगह में, कल्पना करो कि पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जो पुरानी, टूटी फूटी और ख़राब हालत में है, जैसे कोई खंडहर हो। हल्की चांदनी में घास गा रही है, रात का समय है और थोड़ी धुंधली चांद की रोशनी है, और ऐसा लग रहा है जैसे घास हवा में हिल रही है तो एक धीमी गुनगुनाती आवाज़ आ रही हो, जैसे वह कोई गाना गा रही हो। गिरी हुई कब्रों के ऊपर, चैपल के चारों ओर, वहाँ कुछ कब्रें हैं जो शायद पुरानी होकर गिर रही है, और उनके पास एक छोटा सा चैपल। वहाँ खाली चैपल है जो सिर्फ हवा का घर है। वह छोटा चर्च अब खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता और हवा ही उसमें इधर उधर घूमती रहती है। इसमें खिड़कियां नहीं हैं और दरवाज़ा हिल रहा है। उस चैपल में खिड़कियां टूटी हुई है या है ही नहीं, और उसका दरवाज़ा हवा में अपने आप खुल और बंद हो रहा है। सूखी हड्डियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शायद वहां पुरानी कब्रें हैं और सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन वे अब किसी को कोई खतरा नहीं दे सकती। केवल एक मुर्गा छत के पेड़ पर खड़ा था। उस खंडहर जैसी जगह पर सिर्फ एक मुर्गा है जो छत के ऊपर किसी पेड़ की ऊंची डाली पर खड़ा है। कुकड़ू कू, यह मुर्गे की बांग की आवाज़ है। बिजली की एक चमक में फिर एक नम हवा का झोंका। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और उसके तुरंत बाद एक ठंडी और नम हवा का झोंका आता है। बारिश लाते हैं।
वह नम हवा और झोंका अपने साथ बारिश लेकर आते हैं। तो संक्षेप में यह पंक्तियाँ पहाड़ों के बीच एक पुरानी और खंडहर जैसी जगह का वर्णन करती है। हल्की चांदनी में घास की सरसराहट गाने जैसी लगती है। गिरी हुई कब्रों के पास एक खाली चर्च है जिसकी खिड़कियां नहीं है और दरवाज़ा हिल रहा है। सूखी हड्डियां पड़ी है लेकिन उनसे कोई खतरा नहीं है। छत पर एक मुर्गा बांग दे रहा है। अचानक बिजली चमकती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। यह पंक्तियां एक वीरान, रहस्यमयी और फिर अचानक बदलाव वाले मौसम का दृश्य दिखाती है। गंगा डूबी हुई थी और मुरझाए हुए पत्ते। कल्पना करो कि गंगा नदी में पानी बहुत कम हो गया है, वह नीचे धंस गई है और पेड़ों के पत्ते भी पानी की कमी से मुरझा गए हैं और लटक रहे हैं। बारिश का इंतज़ार कर रहे थे जबकि काले बादल। हर कोई बारिश का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि सूखा पड़ रहा है और आसमान में दूर दूर काले बादल छा रहे थे। बहुत दूर इकट्ठे हुए थे हिमालय के ऊपर। वे काले बादल बहुत दूर हिमालय पर्वत के ऊपर जमा हो गए थे जो बारिश आने का संकेत दे रहे थे। जंगल दुबका हुआ था, चुप्पी में कुबड़ किए हुए। जंगल शांत और स्थिर था, जैसे कोई जानवर छिपने के लिए दुबला हुआ हो और पेड़ों और झाड़ियों का आकार थोड़ा झुका हुआ या कुबड़ जैसा लग रहा था। जब गरज ने बात की, उस शांति और इंतजार के माहौल के बाद अचानक बादलों की तेज गरज सुनाई दी, जैसे प्रकृति ने अपनी आवाज़ उठाई हो। संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक ऐसे समय का वर्णन करती है जब गंगा नदी में पानी कम हो गया था और पत्ते मुरझा गए थे क्योंकि हर कोई बारिश का इंतज़ार कर रहा था। दूर हिमालय के ऊपर काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। जंगल शांत और स्थिर था। फिर अचानक बादलों की तेज़ गरज सुनाई दी जो बारिश आने की सूचना दे रही थी। यह पंक्तियाँ सूखे के बाद बारिश की उम्मीद और प्रकृति की शांति को दिखाती है। दत्ता, हमने क्या किया है? यह किसी ऐसे व्यक्ति का सवाल है जिसका नाम दत्ता है और वह पूछ रहा है कि हमने इस दुनिया को या किसी खास स्थिति में क्या दिया है, हमारा योगदान क्या रहा है। मेरे दोस्त, खून मेरे दिल को हिला रहा है। यह कहने वाले की गहरी भावना को दिखाता है। शायद किसी बात का इतना गहरा असर हुआ है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है या वह बहुत भावुक हो गया है। एक पल के समर्पण का भयानक साहस। यह किसी ऐसे पल की बात कर रहा है जब किसी ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए खुद को पूरी तरह से सौंप दिया, भले ही उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं, जिसे सावधानी भरा युग कभी वापस नहीं ले सकता। वह साहसिक समर्पण इतना महत्वपूर्ण और निर्णायक था कि आने वाले समय में कितनी भी सावधानी बरती जाए उसे बदला या वापस नहीं लिया जा सकता। इसी से और सिर्फ इसी से हम अस्तित्व में रहे हैं। शायद वह भयानक साहस का पल ही उनके होने का, उनके इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो हमारी मृत्यु लेखों में नहीं मिलेगा। हमारी मौत के बाद जो बातें लिखी जाएंगी उसमें शायद उस महत्वपूर्ण साहसिक समर्पण का जिक्र न हो, या उन यादों में जो मददगार मकड़ी से ढकी हुई है। यह थोड़ा रहस्यमय है। मददगार मकड़ी शायद समय को दर्शाती है जो धीरे धीरे पुरानी यादों को धुंधला कर देती है। जैसे मकड़ी जाला बुनकर सब कुछ ढक देती है, वह महत्वपूर्ण घटना शायद उन धुंधली यादों में खो जाएगी या दुबले वकील द्वारा तोड़ी गई मोहरों के नीचे। यह कानूनी दस्तावेजों और वसीयतों की ओर इशारा करता है। शायद वह महत्वपूर्ण बात किसी कानूनी कागज़ या वसीयत में भी नहीं मिलेगी, जैसे कोई वकील खोलेगा हमारे खाली कमरों में। शायद उस महत्वपूर्ण अनुभव या योगदान की और भौतिक निशाना हमारे खाली घरों में भी नहीं मिलेगा। संक्षेप में यह पंक्तियाँ किसी ऐसे महत्वपूर्ण और साहसिक कार्य या समर्पण की बात करती है जो किसी व्यक्ति या समूह ने किया था
यह इतना गहरा था कि उसने उसके अस्तित्व को परिभाषित किया, लेकिन शायद इसे आधिकारिक रिकॉर्ड, मृत्यु लेखों या पुरानी यादों में भुला दिया जाएगा। यह एक तरह से उनके महत्वपूर्ण योगदान की अनदेखी होने का दुख व्यक्त करता है। दयाध्वम, मैंने चाबी सुनी है। यानी दयध्वम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समझना या अनुभूति करना। यहाँ इसका इस्तेमाल शायद किसी बात को महसूस करने या समझने के संदर्भ में हो रहा है। कहने वाला कह रहा है कि उसने चाबी की आवाज़ सुनी है। दरवाजे में एक बार घुमाओ और सिर्फ एक बार घुमाओ। यह शायद किसी बंद दरवाजे को खोलने के निर्देश हैं कि चाबी को दरवाजे में डालकर सिर्फ एक बार घुमाना है। हम चाबी के बारे में सोचते हैं, हर कोई अपनी जेल में। यहाँ जेल शायद किसी मानसिक या भावनात्मक बंधन को दर्शाता है। हर कोई अपनी अपनी मुश्किलों या सीमाओं में फंसा हुआ है और उस चाबी के बारे में सोच रहा है जो उन्हें आज़ाद कर सकती है। चाबी के बारे में सोचते हुए हर कोई एक जेल की पुष्टि करता है। यह थोड़ा विरोधाभासी है। शायद चाबी के बारे में सोचते रहने से लोग अपने बंधनों की ओर ज़्यादा महसूस करते हैं, जैसे उस चाबी की कमी ही उनकी कैद को सच साबित करती है। केवल रात होने पर स्वर्गीय अफवाहें, रात के समय शायद जब सब शांत होता है तो कुछ अस्पष्ट और हल्की सी बातें सुनाई देती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया की खबरें हो। अथेरियल का मतलब होता है संसारिक नहीं, बल्कि स्वर्गीय या सूक्ष्म। एक पल के लिए टूटे हुए कोरियोलेंस को फिर से जीवित करती है। कोरियोलेंस शेक्सपियर ने एक नाटक का एक वीर लेकिन दोषपूर्ण पात्र है। शायद रात की उन अफवाहों से किसी टूटे हुए या पराजित व्यक्ति में थोड़ी देर के लिए फिर से हिम्मत या यादें जाग उठती है। यह एक रहस्यमय शब्द है जिसका DA, ठीक है, यह एक रहस्यमय शब्द है जिसका यहाँ क्या मतलब है यह स्पष्ट नहीं है। दम्यता, नाव ने जवाब दिया। दम्यता का मतलब होता है नियंत्रण करना या दमन करना। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी नाव को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और नाव उस पर प्रतिक्रिया दे रही है। खुशी से उस अनुभवी हाथ को जिसने पाल और पतवार संभारी है। नाव खुशी से उस व्यक्ति के नियंत्रण में आ गई है, पाल और पतवार चलाने में माहिर है। तो संक्षेप में यह पंक्तियाँ आज़ादी की चाहत, मानसिक बंधनों, रात के समय आने वाली अस्पष्ट भावनाओं और फिर किसी चीज़ पर नियंत्रण पाने की बात करती है। लोग अपनी जेलों में उस चाबी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें मुक्त कर सकती है, लेकिन उस बारे में सोचने से उनकी कैद और पक्की हो जाती है। रात में कुछ रहस्यमय बातें सुनाई देती है जो शायद किसी टूटे हुए व्यक्ति में थोड़ी उम्मीद जगाती है। फिर एक नाव खुशी से एक कुशल नाविक के नियंत्रण में आ जाती है। यह एक जटिल और प्रतीकात्मक कविता है जो आज़ादी, बंधन, स्मृति और नियंत्रण के विषयों को छूती है। समुद्र शांत था, तुम्हारा दिल जवाब देता। कल्पना करो कि समुद्र एकदम शांत है, उसमें कोई लहर नहीं है, और ऐसा शांत माहौल में तुम्हारा दिल भी शांति से भर जाता और किसी भी बुलावे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता। खुशी से जब बुलाया जाता, आज्ञाकारी धड़कता। अगर तुम्हें प्यार से बुलाया जाता तो तुम्हारा दिल खुशी से और आज्ञा मानते हुए धड़कने लगता, जैसे किसी के नियंत्रण में हो। नियंत्रित करने वाले हाथों के प्रति यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल किसी ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में खुशी से आ जाता जो उसे प्यार और देखभाल से संभालता है। मैं किनारे पर बैठा था। कहने वाला समुद्र के किनारे पर अकेला बैठा हुआ है, मछली पकड़ रहा था। मेरे पीछे सूखा मैदान था, यानी वह समुद्र में पिछली मछली पकड़ रहा है
और उसके पीछे एक सूखा और बंजर मैदान फैला हुआ है। वह अकेलेपन और शायद निराशा का भाव देता है। क्या मैं कम से कम अपनी ज़मीनों को व्यवस्थित कर लूं? यह सवाल कहने वाले की चिंता दिखाता है। शायद वह अपनी ज़िंदगी या अपनी पोजेशंस को ठीक करना चाहता है, शायद किसी आने वाली मुश्किल या बदलाव से पहले। तो संक्षेप में यह पंक्तियाँ एक शांत समुद्र और एक दिल की बात करती है जो प्यार और नियंत्रण के प्रति खुशी से प्रतिक्रिया देता। फिर कहने वाला खुद को एक सूखे मैदान के पीछे समुद्र के किनारे पर अकेला मछली पकड़ते हुए बताता है। अंत में वह पूछता है कि क्या उसे कम से कम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। यह पंक्ति शांति, अकेलेपन और भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच को दर्शाता है। लंदन का पुल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। यह एक बहुत पुरानी और मशहूर अंग्रेज़ी बच्चों की कविता की पंक्ति है जो किसी चीज़ के टूटने या नष्ट होने की बात करती है। फिर वह उस आग में छिप गया जो उसे शुद्ध करती है। यह इटालवी भाषा की पंक्ति है जो दांते की पुर्गातोरियो से ली गई है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति खुद को उस आग में छुपा लेता है जो उसे और बेहतर बनाती है, जैसे तपस्या या मुश्किलों से गुजरना। जब मैं एक अबाबिल की तरह होऊंगा, यानी ओ अबाबिल अबाबिल, यह लैटिन और ग्रीक भाषा की पंक्तियों का मिश्रण है जो ओविड की मेटामॉर्फोसिस की कहानी से जुड़ी है। यहाँ फिलोमिला नाम की एक महिला अबाबिल पक्षी में बदल जाती है। यह दुख और बदलाव की बात करता है। एक्विटेन का राजकुमार ध्वस्त मीनार पर, एक फ्रांसीसी भाषा की पंक्ति फ्रांसीसी कवि जेरार्ड डी नर्वल की एक कविता से है। यह किसी महान व्यक्ति के दुख और बर्बादी को दिखाता है। इन टुकड़ों को मैंने अपने खंडरों के खिलाफ सहारा दिया है। कहने वाला कह रहा है कि उसने इन अलग अलग यादों, भाषाओं और कहानियों के टुकड़ों को इकट्ठा किया है ताकि वह अपनी बर्बादी या टूटन का सामना कर सके, जैसे कोई टूटी हुई इमारत को सहारा देने के लिए टुकड़े लगाता है। तो फिर मैं तुम्हें ठीक करूँगा। हीरोनिमो फिर से पागल हो गया है। यह क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक द स्पेनिश ट्रेजेडी की एक पंक्ति है जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो न्याय न मिलने पर पागल हो जाता है और बदला लेता है। दयाध्वम और दमयंता, यह 3 संस्कृत शब्द हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं। दत्ता का मतलब है देना, दयाध्वम का मतलब है समझना या अनुभूति करना, और दम्यता का मतलब है नियंत्रण करना या दमन करना। ये 3 महत्वपूर्ण नैतिक उपदेश हैं। शांति शांति शांति, यह भी एक संस्कृत वाक्यांश है जो अक्सर हिंदू प्रार्थनाओं और उपनिषदों के अंत में 3 बार शांति की कामना के लिए बोला जाता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए। तो संक्षेप में यह पंक्तियाँ अलग अलग भाषाओं, कहानियों और विचारों के टुकड़ों को एक साथ लाती है जो टूटन, दुख, बदला और अंत में शांति के संदेश देती है। कहने वाला इन टुकड़ों को अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अंत में शांति की कामना कर रहा है। यह एक जटिल और गहरी कविता है जो अलग अलग संस्कृतियों और साहित्यिक